नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते और जल्दी से जुड़िएगा। इससे पहले देखिएगा, आज हमारी मारवाड़ की अंतिम क्लास होगी, यानी हमारी जो रेगुलर क्लास है उसमें से मारवाड़ की हमारी जो अंतिम क्लास रहेगी, जोधपुर की अंतिम हम जो वंशावली है शासकों की, उसमें हम 2-4 जैसे लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा तो प्रश्न नहीं पूछाते, लेकिन 2-2, 3-3 उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं की हम चर्चा इसके अंदर करेंगे। तो चलते हैं, आइए इसमें देखते हैं आगे। और हमने इससे पहले जो पढ़ लिया था वो मानसिंह राठौड़ और तख्तसिंह राठौड़ तक बात कर चुके थे। अगर मानसिंह की बात करें तो हम जो राजपूत और जो अंग्रेजों के साथ में जो संधि हुई थी, तो उसमें हमने जोधपुर की तरफ से मानसिंह राठौड़ की बात हमने की थी। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ नामक अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता के कारण यहाँ पर एक संधि हुई, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी में हमने देखा था कि तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय में जो राजा था वो कौन था, तख्त सिंह राठौड़ था। उसका जो पॉलिटिकल एजेंट था मेकमोशन चेलावास कालेगुरु के युद्ध में 18 सितंबर 1857 ईस्वी को वो मारा गया था। ये तमाम बातें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हमने रखे थे। लेकिन इसके बाद में देखिएगा साहब, इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो एक शासक आता है जिसका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम आता है? जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह क्या है भाई? ये राठौड़। देखो ये जसवंत सिंह कौन सा है? सेकंड। यही बात हमें ध्यान में रखना है कि जसवंत सिंह मारवाड़ के इतिहास या जोधपुर के इतिहास में 2 ऐसे जसवंत सिंह नाम से राजा हुए हैं, एक प्रथम है और एक सेकंड है। देखो भाई, फर्स्ट सेकंड में अंतर समझ में आना चाहिए। ओके, इसको हम पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती के कारण। दयानंद सरस्वती के साथ इनके संबंध थे, उसके आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। कोई ज्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है जसवंत सिंह सेकंड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जसवंत सिंह सेकंड, लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है इसकी पासवान से। इसकी एक पासवान जिसका नाम आता है यहाँ पर नन्ही भक्तन। क्या नाम आता है? नन्ही भक्तन, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा नन्ही जान। यानी इस महिला के साथ में इसके संबंध है। जसवंत सिंह सेकंड राठौड़, इसकी पासवान बोलो या इसकी प्रेमिका बोलो, नन्ही भक्तन या नन्ही जान के नाम से बड़ी प्रसिद्ध मानी गई है इस समय में। और ये कौन सा टाइम चल रहा है? लगभग मानिएगा ये टाइम 1873 से लेकर 1895 का टाइम, मतलब 19वीं शताब्दी के लास्ट का राजा, 19वीं शताब्दी का लास्ट के कड़ी में हम पढ़ते हैं। तो वो किसको पढ़ते हैं? जसवंत सिंह सेकंड को हम पढ़ते हैं। लेकिन साहब अब ये आप थोड़ी बात और समझिएगा, एक व्यक्ति जिसका नाम आता है दयानंद सरस्वती। क्या नाम आता है? दयानंद सरस्वती, जिसका मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती एक अच्छे क्या माने जाते हैं? समाज सुधारक माने जाते हैं। साहब समाज को सुधारने का काम करते थे। इस समय एक बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए, जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो टूटता जा रहा था, हिंदू संस्कृति से दूर होता जा रहा था। वेदों की जटिलता बोल लो या उनके अंदर वेदों का जो उनके प्रति अधिकार है, उनसे आप देख लो कि उन लोगों को नफरत सी हो गई हिंदू धर्म से। वो दूसरे जो मिशनरी के जो लोग थे वो उन लोगों को अपना शिकार बनाते जा रहे थे, अपने धर्म में जोड़ते जा रहे थे। तो इस व्यक्ति ने बड़ा जोर दिया था। इस व्यक्ति ने कहा था कि वेदों की और लौट चलो, वेदों की और लौट चलो। इसने कहा था कि वेदों का ज्ञान सभी के लिए है। हमारा हिंदू धर्म जो युग युग से चलता रहे, सनातन धर्म है। और इसने एक बात और भी कही थी कि वेदों को जो लोग निर्माता मानते हैं वो आर्य लोग, यानी आर्य लोगों का मूल स्थान भी तो इसने तिब्बत बताया था। कहां बताया था? तिब्बत बताया था। तो इसने जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ भी लिखे थे। लेकिन यहां आप ध्यान दीजिएगा, हम ज्यादा इसके बारे में यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा इस समय हमारे जोधपुर घराने में इसका आना जाना था। टाइम है 1883 का। 1883 का समय था। दयानंद सरस्वती हमारे मारवाड़ के जोधपुर में आए थे। कहाँ आए थे? हमारे यहाँ जोधपुर घराने में जब आते हैं तो यहाँ ठहरते थे। किसके घराने में? यानी जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के साथ में दयानंद सरस्वती के अच्छे संबंध थे और ये अपने समाज की बातों को आगे रखते थे, हिंदू धर्म की। लेकिन आप सब जानते हो कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की जाती है। आगे चलकर उसके अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है, वो हम इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से हम 1-2 प्रश्न पढ़ने के लिए हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति दयानंद सरस्वती जब यहाँ आता
आता है और जसवंत सिंह के, लेकिन साहब वो एक रात में सीन क्या दिखता है कि नन्ही भक्तन और जसवंत सिंह को वो ऐसी संदिग्ध अवस्था में देखता है और इसको अच्छा नहीं लगता है दयानंद सरस्वती को, और दयानंद सरस्वती उनको डांट फटकार लगाता है कि जोधपुर के महाराजा हो आप प्रजा पालक हो आप, लेकिन आपको ये बातें शोभा नहीं देती महाराजा। तो महाराजा बड़े शर्मिंदा हुए और अब क्षमा याचना की। तो इसी कड़ी में दयानंद सरस्वती से इस महिला को ईर्ष्या हो जाती है और इसने इसका बदला चुकाया इसकी जान लेकर। लेकिन इस महिला ने साहब आगे क्या पिलाया था, ये सितंबर का महीना था, कहानी सितंबर में थी, लेकिन आगे चलकर उसने धीमा जहर दे दिया, जिसकी वजह से धीमा जहर का मतलब ऐसी कोई चीजें उसको खिलवा दी और धीरे धीरे वो असर कर रही है, इससे इन्फेक्शन हो गया अंदर और उसके कारण आगे चलकर हमारे दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, अजमेर में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, अजमेर में। अक्टूबर 1883 अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु का कारण। लेकिन यहां प्रश्न कैसा आएगा, बाकी तो हम चीज अलग अलग पढ़ेंगे, यहां इससे प्रश्न पूछेगा तो 2-3 प्रश्न ही पूछेगा। दयानंद सरस्वती का मारवाड़ के किस शासक के साथ में संबंध है, जसवंत फर्स्ट या सेकंड, तो आपका उत्तर होगा सेकंड। नन्ही भक्तन का संबंध यहां रखेगा सेकंड से। नन्ही भक्तन ने किस समाज सुधारक की हत्या की, दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती को मारने वाली कौन थी, नन्ही भक्तन थी। तो ये 2-3 बातें ही हम यहां पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक छोटा भाई जिसका नाम है प्रताप, सर प्रताप सिंह भी बोलते हैं, और इसी के नाम पर बनी हुई है जोधपुर में कायलाना झील। कायलाना झील, कायलाना झील कहां बनी है भाई, जोधपुर में। वो किसके नाम से ही या किसके द्वारा है, प्रताप सिंह के द्वारा। प्रताप सिंह जी मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए ये इंग्लैंड लंदन तक जाते हैं और महारानी जो विक्टोरिया थी और जुबली सर्वेंट का नाम एक जो प्रोग्राम था वहां पर ये मारवाड़ की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए वहां भी पहुंचे थे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं, एक सुधारक के रूप में प्रताप सिंह का नाम 1-2 जगह आता है। लेकिन साहब जसवंत सिंह के बाद में जो सत्ता में आगे देखेंगे हम थोड़े समय बाद में, वो देखेंगे सरदार सिंह को। किसको देखेंगे साहब, सरदार सिंह की बात हम करेंगे तो सरदार सिंह एकाध काम के लिए जाना जाता है। सरदार सिंह जसवंतथड़ा के लिए जाना जाता है। किसके लिए, जसवंतथड़ा। इसके बाद में कौन आता है भाई, सरदार सिंह आता है या सरदारा सिंह आता है। ओके, इसके बाद में इसको हम जानते हैं तो किसके लिए जानते हैं, ये जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा कहाँ बना हुआ है, जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है, जोधपुर में। जसवंतथड़ा जोधपुर में। और इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, ताजमहल बोलते हैं। किसका, राजस्थान का ताजमहल हम किसको कहते हैं, जसवंतथड़ा जोधपुर। ठीक है, ये जसवंत सिंह की स्मृति में बनाए गए हैं सेकंड के, तो वो थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे चलते हैं। अगर राजस्थान का दूसरा ताजमहल अगर हम देखेंगे तो वो हाड़ौती में अबलीमणि के महल को कहते हैं, लेकिन हाड़ौती का तो वो ताजमहल है, लेकिन राजस्थान का दूसरा ताजमहल है हाड़ौती का, वो कौन सा है, अबलीमणि का महल, जो मुकुंद सिंह आढ़ा ने बनवाया था अबलीमणि के स्मृति में। अब देखिएगा सरदार सिंह के बाद में अगर हम देखते हैं तो साहब एक नाम आता है उमेद सिंह हाड़ा। क्या नाम आता है, सॉरी हाड़ा नहीं है, उमेद सिंह, क्योंकि उमेद सिंह नाम के काफी शासक आते हैं हमारे कोटा बूंदी में। तो ये उमेद सिंह, राव उमेद सिंह की बात करेंगे। उमेद सिंह या राठौड़ है, ठीक है। अब देखिएगा साहब उमेद सिंह राठौड़ की अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, तो ये जो 20वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी का जो अर्ध तक हम कहते हैं उसके अंदर इसका समय देखा जाता है। अगर इसके टाइम को देखें तो लगभग 1918 से लेकर लमसम 1947 तक का टाइम इसका माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टाइम है इसका। लेकिन साहब इसने क्या काम करवाया था, इसके समय में पाली, सुमेरपुर पाली का नाम सुना होगा, वहां जो जवाई बांध बन रहा है, यानी निर्माण कार्यों के लिए कहीं न कहीं जाना गया है। जवाई बांध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके राज्य के अंदर जब जवाई बांध का निर्माण चल रहा था या उससे संबंधित कार्य चल रहा था तो इसका सहयोग उसके अंदर देखने को मिलता है। साहब इसको मारवाड़ का निर्माता, आधुनिक निर्माता कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं, आधुनिक निर्माता हम किसको कहते हैं, हम इसी को ही कहते हैं। और इसने मारवाड़ के अंदर इसने क्या बनाया था, उमेद भवन। क्या बनाया था भाई, उमेद भवन, या आप कई बार आपको आप क्षेत्र पैलेस भी बोलते हो। क्या बोलते हो, क्षेत्र पैलेस इसको बोलते हो। इसका निर्माण 1929 से लेकर लमसम कब तक चला था,
38 तक चला था। उमेद भवन चित्रपलेश बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा, सुंदरता युक्त एक महल है। वो किसके द्वारा बनाया जाता है? उमेद जी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये 2-3 बातें हैं नॉर्मली बेसिक, वो थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हो, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में साहब अगर हम देखेंगे, इसके बाद में 47 के बाद में कौन आता है? उसके बाद में साहब आता है हनुमंत सिंह। इसके बाद में कौन आता है? हनुमंत सिंह। वो हनुमंत सिंह जिसने वीपी मेनन की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी थी, वो हनुमंत सिंह जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आने वाला था। इस प्रकार से उसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो इसका मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत का मालिक हनुमंत सिंह और राजस्थान के मारवाड़ रियासत का अंतिम शासक, जिसको हम क्या बोलते हैं? हनुमंत सिंह। तो अब हम किसको पढ़ रहे हैं? हनुमंत सिंह को पढ़ रहे हैं। और मारवाड़ की कड़ी में हम इसको अंतिम दौर पर पढ़ते हैं हनुमंत सिंह राठौड़। हनुमंत सिंह क्या बोलेंगे हम? इसको आगे राठौड़ लगेगा, तो ये राठौड़ है। और इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम एकीकरण के समय में मारवाड़ का हम अंतिम शासक के रूप में पढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा साहब, इसके समय में क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। इसके समय में क्या हो रहा था? राजस्थान का एकीकरण का हो रहा था, एकीकरण हो रहा था। और आप सब जानते हो कि जो जोधपुर रियासत है, कौन सी रियासत है? जो जोधपुर रियासत है वो एकीकरण के चौथे चरण में विलय हो जाता है। एकीकरण के कौन से चरण में? तो चौथे चरण में। कौन से चरण में? चौथे चरण के अंदर क्या हो जाता है? विलय हो जाता है और बन जाता है बृहत राजस्थान। क्या बन जाता है? बृहत राजस्थान जो बनता है उसकी कहानी, और आप सब जानते हो साहब चौथा जो चरण है वो कब होता है? तो आप सब जानते हो साहब 23 मार्च 1949 को होता है। 30 मार्च 1949। और 30 मार्च 1949 को साहब हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। एक बृहत स्वरूप राजस्थान का उभर कर 30 मार्च 1949 को हमारे सामने आता है। और उसी समय हमारे राजा जी कौन थे? हनुमंत सिंह राठौड़ थे। तो ये था एक एकीकरण के समय में, और यही एकीकरण के समय हनुमंत सिंह पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ इसका झुकाव था। वीपी मेनन ने, किसने? तो याद रखिएगा, जो वीपी मेनन है इनके साथ में इसकी झड़प हो जाती है। राजस्थान का, मारवाड़ का वह राठौड़ शासक जो वीपी मेनन के साथ में एकीकरण के समय उलझता है, तो वो कौन था? वो हनुमंत सिंह था। तो इसी के साथ में हमने मारवाड़ को हमने लगभग कंप्लीट किया है। और हमारी 15 क्लास लगभग लमसम हो जाती है इसकी। तो इनको जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो हमारी हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर मारवाड़ के सारे जो कंटिन्यू वीडियो है वो देख सकते हैं और पूरा का पूरा मारवाड़ वहां से कर सकते हैं। अब साहब मारवाड़ की बात खत्म हुई तो दूसरी महत्वपूर्ण राठौड़ों की जो शाखा है वो शुरू होती है और वो है बीकानेर। इसका मतलब है आज हम इस क्लास के अंदर किस राठौड़ वंश की शाखा को शुरू करने वाले हैं, तो वो है बीकानेर। कोई बड़ी बात नहीं है, बीकानेर। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। राव बीका ने ही बीकानेर के राठौड़ों की स्थापना की थी। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक राव बीका है और राव बीका के पिता कौन थे? राव जोधा थे। राव बीका की माता कौन थी? नौरंग दे थी। राव बीका के दादाजी कौन थे? रणमल राठौड़ थे। राव बीका की दादी जी कौन थी? कोडम दे थी। वो बीका जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन साहब बीका से पढ़ने से पहले हमें बीकानेर के कुछ लोगों के जो शासक है, हम कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वंशावली पर ध्यान देते हैं। मित्रों एक बात याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कालक्रम पर भी प्रश्न डाला जा रहा है और उसमें कुछ राजाओं के नाम दे दिए जाते हैं और उनको व्यवस्थित कीजिए कालक्रम के अनुसार, पहले कौन था, पहले कौन था, पहले कौन था। इसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनता है तो बड़ा मुश्किल प्रश्न और सबसे आसान प्रश्न, क्योंकि हमारा ध्यान वंशावली पर बहुत कम जाता है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं बुक के अंदर लेकिन कभी हमने उनकी वंशावली को ध्यान से पढ़ने का प्रयास नहीं किया जो बहुत आसान होता है। तो देखो बीकानेर के
20 राजाओं के नाम, यानी 20 लोग बीकानेर के अंदर आए हैं। तो एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राव बीका, राव नरा, राव लूणकर्ण, राव जयसी, राव कल्याणमल, और कल्याणमल के बाद में राय सिंह, दल थम्मन, कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह से पहले आएगा सूर सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह, और सुजान सिंह, जोरावर सिंह, गद सिंह, सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। तो कुल मिला के कितने लोग हो जाते हैं? 15-20 ऐसे लोग हैं जो बीकानेर हैं, जो बीकानेर के लोग, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले आप भी वंशावली को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा राव बीका। सबसे पहला कौन सा भाई? राव बीका है। इसके बाद में नरा का प्रश्न आता है, इसके बाद में राव लूणकर्ण, इसके बाद में कौन आता है? राव लूणकर्ण, और इसके बाद में आता है राव जेतसी। इसके बाद में कौन आता है? राव जयसी, और राव जयसी के बाद में आता है राव कल्याणमल। इसके बाद में कौन आएगा भाई? राव कल्याणमल, और राव कल्याणमल के बाद में आएगा राय सिंह। इसके बाद में कौन आएगा? राय सिंह, और राय सिंह के बाद में आएगा दल थम्मन। कौन आएगा? दल थम्मन आएगा, और दल थम्मन के बाद में हम पढ़ेंगे जिसको, वो है सूर सिंह। वो कौन है? सूर सिंह, और सूर सिंह के बाद में आएगा अनूप सिंह। सूर सिंह के बाद में कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के बाद में कौन आएगा? अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह। महाराजा व माही भ्रातृ की उपाधि औरंगजेब के द्वारा इसी को ही दी गई थी। और इसके बाद में अनूप सिंह के बाद में आता है स्वरूप सिंह। कौन आता है भाई? स्वरूप सिंह, कोई ज्यादा विशेष नहीं। इसके बाद में आता है सुजान सिंह। सुजान सिंह के बाद में आता है जोरावर सिंह। हुरडा सम्मेलन के समय 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन में उपस्थित होने वाला बीकानेर का राजा जोरावर सिंह के बाद में कौन आता है? गज सिंह राठौड़ में है सब लोग। और गज सिंह के बाद में आता है सूरत सिंह, जिसने सूरतगढ़ कस्बे की स्थापना की, जिसने भाटियों के साथ में युद्ध किया था। ठीक है, चुरू जाकर जो लड़ने वाला राजा है वो है सूरत सिंह। सूरत के बाद में आएगा साहब रतन सिंह। कौन आएगा? रतन सिंह के बाद में यहां आता है सरदार सिंह। कौन आता है? सरदार सिंह, और सरदार सिंह के बाद में आता है डूंगर सिंह। कौन आता है? डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह के बाद में आता है महाराजा गंगा सिंह, और अंतिम राजा जिसका नाम आता है शार्दुल सिंह। अंतिम राजा कौन है? शार्दुल सिंह। मित्रों, ये हमारे लगभग 15-20 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी हमें 1-2 मिनट के अंदर लेने वाले हैं, और उसके बाद में हम क्रमबद्धता के आधार पर इनको आगे पढ़ेंगे। और कम से कम हमारी 7-8 क्लास के अंदर ही, ठीक है, आधे घंटे की क्लास होती है, तो मैं 7-8 क्लासों के अंदर पूरा का पूरा बीकानेर हमारा हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा राव बीका। अब मैं 2-4 ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे दिमाग में छप जाने चाहिए, वो करते हैं, फिर हम अलग से पढ़ेंगे। बीकानेर नगर की स्थापना करने वाला, बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक, लूण कस्बा की स्थापना करने वाला, और कलयुग का कारण राव लूणकर्ण को कहते, क्यों कहते वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ने वाला, मुगलों के साथ में अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मनसबदार। इसके बाद में दल थम्मन का कोई प्रश्न नहीं है, सूर सिंह की कोई विशेष बात नहीं है, कर्ण सिंह, साहित्य क्लब ग्रंथ महत्वपूर्ण जैसा ग्रंथ, इसकी रचना इसी के समय में की गई थी। मतीरे की राड 1644 में इसी के समय में हुई थी। अनूप सिंह, महाराजा व माही भ्रातृ की उपाधि यहां पर औरंगजेब के द्वारा मराठा अभियान के समय में महाराजा अनूप सिंह को दी जाती। उस्ता कला का समय महाराजा अनूप सिंह से। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह के समय में है। इसके बाद में स्वरूप सिंह की कोई प्रश्न नहीं है, सुजान सिंह का कोई प्रश्न नहीं है। जोरावर सिंह से 1-2 बातें हैं। 1734 हुरडा सम्मेलन में उपस्थित होने वाला बीकानेर का राजा कौन था? तो जोरावर सिंह था। गज सिंह, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। सूरत सिंह, 1-2 बातें हैं। हाँ, सूरत सिंह के समय में याद रखिएगा, अंग्रेजों के साथ में संबंध, अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाला, मुगलों के साथ में संधि करने वाला, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का राजा, ठीक है। बाकी गंगा सिंह की 2-3 बातें हैं, कुछ ज्यादा विशेष आगे नहीं रहना। तो ये 5-6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़े आने चाहिए। और हमारा राय सिंह, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा राय सिंह राठौड़ होगा। और बीकानेर के राजपूतों की दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? हम हमारा राय सिंह को पढ़ेंगे। और राय सिंह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं।
तो याद कैसे करें साहब, थोड़ा सा ये देख लो। अब यहां से देखो कि बीकानेर, इसको पूरा बोलो बीकानेर, क्या बोलेंगे इसको, बीकानेर। आप मान लीजिए आप बीकानेर में हो, आप कहां हो, अब बीकानेर में हो, आप बीकानेर के किसी भवन में हो, आप बीकानेर के किसी भवन में इस समय बैठे हो, आपके सामने कोई लूण लेकर आ रहा है, लूण का मतलब नमक होता है वैसे, आपके सामने कोई लूण, आपको लूण, लूण देकर, लूण क्या होता है, जहर है साहब, पानी जहर जैसा होता है वहां का, तो लूण क्या होता है, जहर है। इसका मतलब है बीकानेर में लूण, लूण क्या है भाई, जहर का मतलब जेद से, जहर है, और जहर से क्या हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बीकानेर लूण जहर, जहर से क्या होगा, कल्याण, कल्याण कराओगे क्या, कोई नहीं कराता। तो क्या बना लें, राय बनाते हैं, यानी से बच्चे कैसे, हम बीकानेर में बैठे हैं, सामने से लूण जहर है, जहर से कल्याण हो जाएगा, तो हम सब ने क्या बनानी शुरू कर दी, राय। राय हमने क्या बनाई, राय बनाई कि दल बना लो सारे, क्या बना लो, एक दल बना लो, और किस पे बैठ जाते हैं, सूर पर बैठ जाते हैं, किस पर बैठ जाते हैं, सूर पर बैठ जाते हैं, और भाग चलते हैं, यहां से भाग चलते हैं। बीकानेर में लूण जहर, जहर कल्याण, कल्याण, कल्याण बल, कल्याण, कल्याण से अच्छा है राय, कल्याण का बेटा राय सिंह, राय क्या बनाते हैं, दल, दल थमन, दल थमन तक कहानी हमने पढ़ ली। अब हम किस पर बैठेंगे साहब, अब हम सूर पर बैठ जाएंगे, और सूर सीधा जाएगा अनूपगढ़, कहां जाएगा, अनूपगढ़ जाएंगे। इसका मतलब है बीकानेर से भागकर आपको कहां आना है, अनूपगढ़ आना है। लेकिन बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया करण सिंह, सूर के नीचे आ गया, इसको हमने नहीं बिठाया, तो ये सूर के नीचे आकर मर गया, सूर के नीचे आकर मर गया। अनूपगढ़ से पहले कौन मर गया, करण सिंह मर गया। तो अब हमने अनूपगढ़ तक की कहानी को पढ़ लिया है, ये याद रखिएगा। बीकानेर में लूण जहर, जहर से होता है कल्याण, कल्याण से अच्छा राय बनाते हैं, राय में क्या बनाया, दल, दल बनाकर किस पे बैठे, सूर पर बैठे, सूर के नीचे है कर्ण, और अब कहां पहुंच गए, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ का सजा हुआ स्वरूप देखा हमने, अनूपगढ़ का क्या देखा, स्वरूप देखा। स्वरूप में हमने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सूजा हुआ, क्या देखा, सूजा हुआ जोर का, सूजा हुआ जोर का गज देखा। इसका मतलब है वहां हमने देखा कि सूजा हुआ, सूजा हुआ जोर, जोर का मतलब तकड़ा, जोर का क्या देखा, गज देखा, गज का मतलब हाथी देखा, लेकिन हाथी या गज की सूरत में हमने रतन देखा। जब आपने स्वरूप में सजा हुआ जोर का गज देखा, गज की सूरत में एक रतन था, और रतन कौन लेना चाहता था, ये सरदार सिंह लेना चाहता था। लेकिन सरदार सिंह जी किसके नीचे आकर मर गए, गज के। इसका मतलब है कि उसको सूरत को देखकर, उसके सूरत में एक रतन लगा हुआ था, उसको देखकर सरदार सिंह लेना चाहता था। सरदार सिंह मर गया, सरदार सिंह मर गया, डर गया डूंगर सिंह, डर गया डूंगर सिंह, डर गया डूंगर सिंह, गंगा सिंह भाग गया। मतलब वहां गज था, गज की सूरत में एक रतन था, और 3 लोग पास में खड़े हैं, उसमें एक था सरदार, सरदार ने रतन को लेना चाहा, मर गया। पास में खड़ा डूंगर सिंह डर गया, और गंगा सिंह भाग गया। लेकिन चौथा व्यक्ति और भी खड़ा था, जिसका नाम है शार्दुल सिंह राठौड़। लेकिन शार्दुल सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय तक भी वहीं खड़ा रहा था। तो ये थोड़ी सी अभ्यास कर सकते हो, याद होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, क्योंकि बीकानेर की वंशावली में हमने 3-4 लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना होता है। वैसे तो हम सब लोगों को पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में हमें 4-5 लोगों से ही प्रश्न पूछते हैं। अगर पूरी वंशावली याद नहीं होती तो भी चलेगा, लेकिन याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब अपने आगे शुरू करें साहब। अब आपके पास एक वंशावली आ गई है, थोड़ा सा अभ्यास करें। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है साहब। मनोरंजन के लिए हमें ये क्लासें नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो है कि हम मनोरंजन के लिए क्लासें नहीं लगानी चाहिए, एक स्टडी करने के लिए हमें क्लासें लगानी चाहिए। तो यहां देखिएगा, आगे हम चलते हैं साहब। हमारा टॉपिक शुरू होता है राव बीका। क्या है, राव बीका। याद रखिएगा, राव बीका है, और हम पढ़ रहे हैं साहब बीकानेर का राठौड़। क्या पढ़ रहे हैं हम, बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं, बीकानेर के राठौड़ वंश।
देखिएगा बीकानेर के राठौड़ों का जो संस्थापक है, बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कौन है? राव बीका है। कौन है? राव बीका है। और इसी राव बीका ने 12 अप्रैल को, कितने अप्रैल को? 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को, 1288 ईस्वी को आखा तीज के दिन, किस दिन? आखा तीज के दिवस पर, आखा तीज के दिवस पर बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर जो नगर है, बीकानेर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। बीकानेर नगर की स्थापना 12 अप्रैल 1488 आखा तीज के दिन पर बीकानेर नगर की स्थापना की थी। तो बीकानेर स्थापना दिवस भी आखा तीज को मनाया जाता है। बीकानेर जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो आखा तीज के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? आखा तीज पर्व पर, आखा तीज पर्व पर इसकी। लेकिन साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बीकानेर है, बीकानेर एक घाटी पर बसा हुआ शहर है। बीकानेर एक घाटी पर बसा हुआ शहर है और उस शहर का नाम बीकानेर है, बीका के ऊपर ही बसा हुआ है और उस घाटी का नाम है राती घाटी। कौन सी घाटी है साहब? राती घाटी। और राती घाटी मानते हैं कुछ लोग अजमेर, नागौर और मुल्तान, ये एक तिराहा पड़ता था। अजमेर से चले हुए लोग, जयपुर की तरफ से आने वाले लोग, मुल्तान की तरफ जाने वाले तो सिंध की तरफ, यहां एक तिराहे यानी रास्ते आपस में काटते थे और ऐसी जगह काटते थे जहां पर क्या बनी हुई थी साहब? एक घाटी बनी हुई थी और उस घाटी का नाम है राती घाटी पर आखा तीज के दिन 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका के द्वारा की जाती है। ये बात ध्यान में। और आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।